क्योंकि इसे मेट्रोलॉजी को पढ़ना शुरू करने से पहले ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए जो रिपीटेडली यूज़ होगी आगे आने वाली कॉन्सेप्ट्स में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने ये कुछ टॉपिक्स लिए हैं। सबसे पहला है कि स्पेशल स्केल क्या होते हैं ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमिना। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर एटमॉस्फेरिक फिनोमिनाज। तो जो भी हमारे पास एक्टिविटीज़, वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे थंडर स्टॉर्म हो गया या फिर रेनफॉल हो गया, हीट वेव्स हो गई, टोर्नाडोज हो गए, तो ये सब जो है एटमॉस्फेरिक फिनोमिनाज होते हैं जो वेदर के अकॉर्डिंग अकर करते रहते हैं, टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग, जियोग्राफी के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास इन एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए एक स्केल बताया हुआ है हमने। तो पहला आ जाता है आपके पास माइक्रो स्केल, देन मीजो स्केल, देन सिनॉप्टिक स्केल, देन प्लानिटरी स्केल। तो माइक्रो स्केल जैसे आप नाम से समझ पा रहे हो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो ये अप टू 2 किलोमीटर्स तक होता है। जैसे डस्ट डेविल्स हो गए, आंधियाँ हो गई, टोर्नाडोज हो गए, तो इनका हॉरिजेंटल एक्सटेंट जो है 2 किलोमीटर्स तक होता है। ओके, देन कम्स मीजो स्केल। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो एक मीजो स्केल एक्टिविटी है, यानी अप टू 1000 किलोमीटर्स हम इसको कह सकते हैं। मैक्सिमम एक्सटेंट की अगर बात करें तो ये 10 किलोमीटर तक भी जा सकता है, ये मैक्सिमम एक्सटेंट की बात हो रही है, पर दिस फिनोमिना कम्स अंडर मीजो स्केल ओनली, थंडरस्टॉर्म। ओके, yes, so now again we have depressions. Depressions is a synoptic scale activity. ये जो हॉरिजेंटल एक्सटेंट है it can vary from the given values, but to give you the overall idea I have given this range. It may vary from this value. Okay, प्लेनेटरी स्केल की एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? जैसे सपोज ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो इसके अराउंड जो है ना एक सेल्स होती हैं हमारे पास, 3 सेल्स। ओके, तो ये जो सेल्स होती हैं ये प्लेनेटरी स्केल के अंदर आएगी, क्योंकि इनका एक्सटेंट लगभग एक प्लेनेट जितना है, 5000 किलोमीटर से ग्रेटर देन है। हेडली सेल होती है फर्स्ट, देन पैरल सेल होती है, देन पोलर सेल होती है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम्स जो हो गई वो भी प्लेनेटरी स्केल की एक्टिविटी है। सिनॉप्टिक स्केल की एक्टिविटी कौन सी होती है? डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है? सपोज दिस इज़ बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे कुछ साइक्लोनिक एक्टिविटी जैसा फॉर्म कर जाता है इधर। ओके, तो ये यहाँ पे एक डिप्रेशन फॉर्म हो गया, यानी कि क्लोज मॉनसून ट्रफ्स टुगेदर आ जाते हैं। सो दिस इज़ डिप्रेशन। तो ये लगभग इसका हॉरिजेंटल एक्सटेंट होता है 1000 से 5000 किलोमीटर। ओके, तो ये आप अच्छे से याद रखें कौन सी एक्टिविटी किस कैटेगरी के अंदर आती है। हॉरिजेंटल एक्सटेंट में वेरी फ्रॉम द गिवन वैल्यूज़, पर ये और ये लेफ्ट एंड राइट बॉक्सेस यू शुड प्रॉपरली रिमेंबर। नाउ कम्स द प्लेनेटरी स्केल का यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन करके दिया हुआ है पूरा, जो भी मैंने आपको ओरली अभी बताया है। व्हाट इज़ ए माइक्रो स्केल? टोर्नाडो, डस्ट डेविल्स, टर्बुलेंस, सी ब्रीज जो होती है, समुद्र पे जो हवाएं चलती हैं, वो कौन सी एक्टिविटी है? मीजो स्केल एक्टिविटी है। सो ये एक ऑप्शन वाले क्वेश्चंस में ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि ये एक्टिविटी कौन से सिनॉप्टिक स्केल पे आती है या फिर मीजो स्केल पे आती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन कम्स हाउ इज़ रेनफॉल क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू 24 आवर एक्यूमुलेशन। सो रेनफॉल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना है टू बी अवेयर कब रेनफॉल आने वाली है, तो फार्मर्स को भी और पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, सिटीजन्स को इससे काफ़ी हेल्प मिलती है अगर हम टाइमली फोरकास्ट कर सकें। तो रेनफॉल की कैटेगरीज जो IMD में हैं WMO स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो होती हैं वेरी लाइट रेन, देन मॉडरेट रेन, हैवी रेन एंड वेरी हैवी रेन, और उसके बाद एक्सट्रीमली हैवी रेन।
तो आप देख पा रहे हैं कि वेरी लाइट रेन कम्स अंडर ट्रेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल टू 2.4 मिलीमीटर। मिलीमीटर में रेनफॉल की यूनिट होती है मिलीमीटर, ओके। यानी कि कितनी हाइट तक वाटर वहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया इन ए गिवन एरिया इन ए गिवन टाइम। तो यहाँ पे ट्रेस अमाउंट यानी कि ऑलमोस्ट ज़ीरो, ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन अप टू 2.4 मिलीमीटर। स्प्रिंकल जैसा ही वो रहता है, मिस्ट रहता है, उसको वेरी लाइट रेन की कैटेगरी में रखेंगे। अगर किसी एरिया में 2.5 मिलीमीटर से 15.5 मिलीमीटर तक रेन हो रही है तो वो आता है लाइट रेन की कैटेगरी में आता है। देन कम्स मॉडरेट रेन। मॉडरेट रेन के लिए वही 15.6 टू 64.4 mm। हैवी रेन के लिए 64 से 115.5। वेरी हैवी के लिए 115.5 से 204.4। एंड 204.5 से अबव जो रेन हो जाती है वो आती है एक्सट्रीमली हैवी रेन के अंदर आती है। तो ये रेन्स को कैटेगराइज किया गया इस तरीके से। वहीं पर जो रेन जो है उस एरिया में, सपोज हरियाणा की अगर मैं बात करती हूँ, अगर हरियाणा के कंप्लीट ओवरऑल एरिया पे अगर बारिश होती है तो उसको बोलेंगे वाइड स्प्रेड रेन। यानी कि 100% एरिया, ऑलमोस्ट 100% एरिया ऑफ हरियाणा इज़ हैविंग रेनफॉल। एंड इफ रेनफॉल इज़ वेरी लाइट टू लाइट रेन इन वाइड स्प्रेड इन हरियाणा, ओके। इस तरीके से हम बता सकते हैं। गुजरात में सपोज फेयरली वाइड स्प्रेड रेन हो रही है, यानी 51 से 75% रेन हो रही है वाले एरिया पर रेन हो रही है। और किस कैटेगरी की रेन है वो हमें अलग से बताना पड़ेगा कि वो एक्सट्रीमली हैवी है या हैवी है, वो अलग से देना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द डीज क्राइटेरियाज। नाउ स्कैटर्ड रेन किसको बोलते हैं? जब आपकी रेन उस एरिया के कितने पार्ट पर हो रही है, 26 से 50% अगर हो रही है एरिया पर हो रही है तो स्कैटर्ड रेन होगी। आइसोलेटेड रेन कब बोलेंगे? अगर हरियाणा, दिल्ली या फिर सपोज पूरी नॉर्थ इंडिया को हम ले लेते हैं, नॉर्थ इंडिया के पूरे जितना भी एरिया होता है उसका केवल 25% एरिया इज़ हैविंग रेनफॉल, तो उसको बोलेंगे, या फिर 25% से भी कम एरिया इज़ हैविंग रेनफॉल तो आइसोलेटेड रेन वहाँ पर बोली जाएगी। आइए अब सीखते हैं कि फॉग को किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। फॉग जनरली देखने को मिलता है विंटर सीजन में, ओके, दिसंबर टू फेब। तो यहाँ पे फॉग को भी हमने विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। विजिबिलिटी तो आपको पता ही है कि हम कितना दूर तक देख पा रहे हैं। फॉग के टाइम कोहरा, धुंध के समय आपने देखा होगा विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है विंटर्स में। तो अगर ये विजिबिलिटी अगर 50 मीटर से भी बहुत कम है, यानी आप देख ही नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा गहरा कोहरा वहाँ पर है, तो वेरी डेंस फॉग उसको बोलेंगे। अगर विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर है तो वो डेंस फॉग के अंदर आएगी, और 200 से 500 मीटर है तो मॉडरेट फॉग, और 500 से 1000 मीटर है, ये 1000 मीटर है तो वो हो जाता है हमारा शैलो फॉग, ओके। 1000 से अबव फिर फॉग नहीं है। विजिबिलिटी अगर 1000 मीटर से अबव है, यानी 1 किलोमीटर से ज़्यादा विजिबिलिटी है, तो वो विजिबल क्लियर काइंड ऑफ सिचुएशन वहाँ पे है, क्लियर वेदर जैसी। व्हाट आर द विंड बार्स? तो यहाँ पे मैं आपको विंड बार्स कुछ ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ जो। तो आप देखिए जो फर्स्ट बार मैंने ड्रॉ किया है, इसमें एक छोटा आपको ऊपर ये दिख रहा है, छोटी लाइन दिख रही है, ये ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट करती है विंड स्पीड को, कितनी है। विंड स्पीड नॉट्स में नापी जाती है, नॉटिकल माइल्स पर सेकंड, नॉट्स हम इसको बोल देते हैं। तो ये 5 नॉट्स के अराउंड है, या फिर इसको 3 to 7 नॉट्स की रेंज में भी आप बोल सकते हो, लेकिन एवरेज पॉइंट जब हम देखेंगे तो ये 5 नॉट्स के अराउंड है। तो और ये बड़ा वाला जो लाइन है ये है 10 के अराउंड, और +5 तो हो जाता है 15 नॉट्स की यहाँ पे स्पीड आ जाती है। सिमिलरली दिस स्पीड इज़ ऑफ 35 नॉट्स। तो ये तो बात हो गई है, स्पीड की बात हो गई है, लेकिन क्या इससे विंड डायरेक्शन भी पता चल रही है? बिल्कुल पता चल रही है। विंड डायरेक्शन के लिए आप समझिए कि ये विंड डायरेक्शन इस तरह से होगी या फिर इस तरह से होगी। तो इसमें हम देखते हैं
ये विंड डायरेक्शन वेस्टर्लीज हैं, वेस्टर्लीज जो वेस्ट से आ रही हैं, यानी कि ये वाली। दिस इज़ द विंड डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो हो रहा है यहाँ पे विंड का। सो हम इसको क्या बोलेंगे कि विंड इज़ फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद स्पीड ऑफ 35 नॉट्स। इसको हम क्या बोलेंगे कि विंड इज़ कमिंग फ्रॉम वेस्ट एंड इट इज़ ऑफ 15 नॉट्स स्पीड। सिमिलरली हम इसको कह सकते हैं इट इज़ अ वेस्टर्ली एंड विद स्पीड ऑफ 5 नॉट्स। दिस इज़ ऑल्सो ए वेस्टर्ली एंड दिस इज़ ऑल्सो ए वेस्टर्ली। इफ़ सपोज सम, इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है कुछ, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन। दिस डायरेक्शन इज़ नॉर्थ ईस्ट एंड दिस डायरेक्शन इज़ साउथ वेस्ट। तो ये एक साउथ वेस्टर्ली है क्योंकि ये विंड इस तरह से फ्लो कर रही है, साउथ वेस्ट से फ्लो करके नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। तो साउथ वेस्ट मानसून जब आता है जून से सितंबर में, उसमें साउथ वेस्टर्ली प्रोमिनेंट विंड्स हमारे पास रहती हैं। ये विंड स्पीड अलग हो सकती है इस तरीके से। अगर सपोज विंड स्पीड 50 नॉट्स के अराउंड है तो हम इसको इस तरह से दिखाते हैं ट्रायंगल के साथ में, और उसके आगे फिर से आप दिखा सकते हो ये कितना हो जाएगा 65 नॉट्स। ओके, तो ये विंड बार्ब्स के बारे में आपने पढ़ लिया है, इसके अंदर विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन आपने समझ ली है। सपोज विंड डायरेक्शन अगर दी गई है यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट की, नॉर्थ वेस्ट की विंड डायरेक्शन को का मतलब है कि नॉर्थ वेस्ट से हवा आ रही है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट एंड गोइंग टूवर्ड्स साउथ ईस्ट। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझने का। अब आगे आप क्लाइमेट नॉर्मल्स के बारे में समझिए। क्लाइमेट नॉर्मल्स क्या होते हैं, ये एवरेज होता है किसी भी मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर का, वेदर इट बी टेम्परेचर, रेनफॉल, ओके, या ह्यूमिडिटी, एनी मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर जिसको हमने एवरेज कर दिया है 30 सालों तक। तो जो एवरेज वैल्यू निकल के आती है वो होती है नॉर्मल वैल्यू। जैसे मैं बात करती हूँ, आज है 25 जुलाई। 25 जुलाई को अगर आपने टेम्परेचर पता करना है, टेम्परेचर नॉर्मल से अबव है या ज़्यादा है, तो आप देखोगे सपोज़ 1991 से 2020 तक का अभी नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल हम कंसिडर करते हैं 30 सालों का। तो इससे आप कंपेयर करोगे कि 25 जुलाई को नॉर्मल टेम्परेचर कितना था, ये आपके पास एक टेबल होगी उसमें देखोगे, और आज एक्चुअल में कितना ऑब्ज़र्व हुआ है, राइट। तो वो उससे कम ऑब्ज़र्व हुआ है, ज़्यादा ऑब्ज़र्व हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि इट इज़ अबव नॉर्मल और बिलो नॉर्मल। ओके, टेम्परेचर में भी वी हैव मिनिमम टेम्परेचर ऑल्सो एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑल्सो, और दोनों के लिए नॉर्मल्स को हम अलग से कैलकुलेट करते हैं ऑन ए स्पेसिफिक डेट ऑफ ए मंथ और ए सीज़न। इसी तरीके से हमारे पास रेनफॉल नॉर्मल भी होता है। अब आप समझिए व्हाट इज़ डिपार्चर। जब नॉर्मल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर है सपोज 25.8 डिग्री, लेकिन आज एक्चुअल में ऑब्ज़र्व हुआ 32 डिग्री, तो आप क्या देख रहे हो, काफ़ी यहाँ पे डेविएशन देख रहे हो, 7 डिग्रीज़ का डेविएशन, विच इज़ वेरी हाई दो, ठीक है। 6 to 7 का डेविएशन काफ़ी बड़ी वैल्यू है, 2 से 3 का ही जनरली रहता है अभी। तो ये मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया है आपको। तो ये जो है, ये चीज़ जो आई ना चेंज, दिस चेंज इज़ कॉल्ड डिपार्चर। ओके, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस नॉर्मल वैल्यू, दिस इज़ डिपार्चर। इसी पे बेस्ड होता है हमारे पास हीट वेव का कॉन्सेप्ट। हीट वेव को जिसमें अगर 45 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर मैक्सिमम जा रहा है आपका दिन का, तो वो हॉट डे कंसिडर होगा ही, और उस दिन हीट वेव आ रही है वहाँ पे, ठीक है। तो हीट वेव वहाँ पे दे देनी होती है। लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस में भी 2 कैटेगरीज हमारे पास हो जाती है, जब डिपार्चर कितना है, और डिपार्चर 5 to 6 डिग्रीज़ का डिपार्चर आ रहा है अगर नॉर्मल से, और 40 डिग्री से अबव टेम्परेचर है तो भी वो हीट वेव है। ओके, 4 से 5 की कैटेगरी में भी बोल सकते हो। हाउ इज़ वेदर फोरकास्टिंग किस तरह से किया जाता है, आपको ये भी समझना चाहिए। ये सब चीज़ें हम क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम टाइमली वेदर फोरकास्ट करना चाहते हैं, जिससे हम कोई भी हैजार्डस एक्टिविटी, वेदर एक्टिविटी अगर होने वाली है तो उससे सही टाइम पे निपट सकें और उसके लिए रेडी रह सकें। तो हम एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं हमारे पास, जिसमें से एक न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल भी है,
और उसके अदर मॉडल्स भी हैं, जैसे GFS ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम जो नोवा का एक मॉडल है अमेरिका का, ECMWF जो यूरोपियन मॉडल है, क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम, भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, ये इंडिया का इंडिजिनस मॉडल है। सो इन सभी मॉडल्स की और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनकी हेल्प से हम वेदर को फोरकास्ट करते हैं। तो मॉडल कैसे वर्क करते हैं? मॉडल को एक इनिशियल कंडीशन हमें पहले देनी पड़ती है। इनिशियल कंडीशन कैसे आती है? जो हमारे पास बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया, AWS स्टेशंस हैं, यानी कि ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली भी वेदर डेटा ऑब्ज़र्व होता है और साथ में ही क्या होता है कि मैनुअली भी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो उन सभी रिकॉर्डिंग्स को सिनोप कोड की फॉर्म में जो है ऑब्जर्वेटरी से पर्टिकुलर RMCs पे भेजा जाता है, और जिसको इनिशियल कंडीशन की फॉर्म में उस डेटा को हम रडार डेटा जो है, सैटेलाइट्स का जो डेटा है या ऑब्जर्वेटरी से जो डेटा मिला है, सारा डाटा जो है हम इनिशियल कंडीशन के रूप में वहाँ पे मॉडल को देते हैं, और आगे की फोरकास्ट फिर वो हमें करके देता है, नेक्स्ट डे की, उससे नेक्स्ट डे की, 1 वीक की, 2 वीक्स की। तो फोरकास्टिंग भी हमारे पास कई तरीके की हो जाएगी। डिटर्मिनिस्टिक फोरकास्ट होता है, एक प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट होता है। तो प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट इज़ बेटर, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एनसेम्बल मतलब एक से ज़्यादा मॉडल्स भी यूज़ होते हैं। एक प्रोबेबिलिटी बताता है ये कि इतने % ऑफ रेन होने की संभावना यहाँ पे है, इस एरिया में हैवी रेन होने की संभावना है, और उसकी पॉसिबिलिटी 25 to 50% है। जो इन्होंने ये लाइन बोली है, ये चीज़ होने की पॉसिबिलिटी 50% है या 25 से 50% है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू ये बताता है। डिटर्मिनिस्टिक रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि ये डिटरमाइंड होके बताता है कि ये चीज़ होने वाली है, लेकिन इट मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू। ओके, सो फोरकास्ट को भी हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नाउ कास्ट होता है, एक होता है शॉर्ट रेंज फोरकास्ट, मीडियम रेंज फोरकास्ट, एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट, सीजनल फोरकास्ट, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। तो नाउ कास्ट क्या होता है? अब नाउ मतलब अभी, तो ये इसका रेंज होता है 0 से 3 आवर्स के लिए। तो ये अपडेट किया जाता है आफ्टर एवरी 3 आवर, या फिर आप और भी अगर ख़राब मौसम चल रहा है तो आपको 2 घंटे 2.5 घंटे जिस अकॉर्डिंग भी आप इसका टाइम रख सकते हो। शॉर्ट रेंज फोरकास्ट के लिए आप क्या कर रहे हो कि 3 घंटे से लेके 72 घंटे तक, यानी ऑलमोस्ट 3 डेज़ तक का ये फोरकास्ट वहाँ पे होता है, तो इसको हम शॉर्ट रेंज फोरकास्ट बोल देते हैं। जैसे आज मैं कोई फोरकास्ट दे रही हूँ और उसको अगले 2 दिन के लिए दे रही हूँ, कल के लिए भी और परसों के लिए भी, तो ये शॉर्ट रेंज फोरकास्ट में आएगा। लेकिन अगर वही फोरकास्ट मैं 7 डे फोरकास्ट दे रही हूँ, ठीक है, तो IMD की साइट पे आपको 7 डे फोरकास्ट मिल जाता है। RMC दिल्ली की साइट पे, न्यू दिल्ली की साइट पे आपको मिल जाता है दिल्ली का एंड नॉर्थ इंडिया का 7 डे फोरकास्ट। तो इसमें आप क्या देखते हो, ये 7 डे के लिए जा रहा है, तो ये हो जाएगा मीडियम रेंज के अंदर आ जाएगा। एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट होता है 10 to 30 डेज़ की रेंज इसकी होती है, और जनरली भी हम इसको 2 वीक्स के लिए इशू करते हैं एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट। सीजनल फोरकास्ट क्या हो जाता है, वो उस सीज़न के लिए अबाउट 3 मंथ्स के लिए जनरली हम फोरकास्टिंग देते हैं कि ऐसा होने वाला है इस सीज़न में। ओके, अब सीजन्स देखो हमारे पास क्या होता है, एक प्री मानसून सीज़न होता है, एक हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून के जो सीज़न है उसको मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रही हूँ। तो हमारे पास आ जाता है प्री मानसून सीज़न, साउथ वेस्ट मानसून सीज़न जिसमें हैवी रेनफॉल रहती है, और पोस्ट मानसून जिसमें विड्रॉल होना शुरू हो जाता है मानसून का। तो प्री मानसून सीज़न कौन सा होता है? मार्च से मई वाला सीज़न जो है प्री मानसून सीज़न होता है। हॉट और ड्राई वेदर रहता है इंडिया के अंदर जनरली इस सीज़न में। थंडर स्टॉर्म्स आ जाता है, थोड़ा बहुत डस्ट स्टॉर्म वगैरह देखने को मिलता है आपको राजस्थान में। इधर नॉर्थ वेस्ट में आपको नॉर्थ वेस्टर देखने को मिलता है, काला बैसाखी भी जिसको बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आपको काला बैसाखी देखने को मिलती है, नॉर्थ वेस्टर जिसकी मेट्रोलॉजिकल टर्म है। नॉर्थ वेस्ट एरिया यानी राजस्थान हरियाणा वगैरह में आंधी कुछ टाइम के लिए, धूल भरी आंधियाँ जो होती हैं वो सब आपको देखने को मिलती है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ तो ऑल ओवर इंडिया लगभग इस सीज़न में आपको देखने को मिलती हैं। साउथ वेस्ट मानसून में क्या होगा कि जो इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन में क्या होता है ना कि मॉइस्चर होता है ओशन में बहुत ज़्यादा, और हीटेड होने की वजह से अर्थ पे क्या बन जाएगा, यहाँ से सारी एयर अब ऊपर चली जाएगी हीट होके, तो जो ओशन की कोल्ड एयर है मॉइस्चर वाली वो यहाँ पे आती है इस रीज़न में।
जो यहाँ से ऊपर होती जा रही है ना, ये ऊपर जाके कंडेंस हो जाती है और क्लाउड की फॉर्मेशन कर लेती है। और यहाँ से भी क्लाउड की फॉर्मेशन काफ़ी हैवी हो जाती है, जिससे रेन काफ़ी हैवी रहती है। तो इसमें साउथ वेस्ट मानसून है ये, और साउथ वेस्ट विंड यहाँ पे आ रही है। उसको कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ इस तरह से जो है विंड आती है। तो आप क्या देख पाते हो कि इस टाइम पे विड्रॉल ऑफ मानसून हो जाता है अक्टूबर से दिसंबर में। हैवी रेनफॉल का टाइम पीरियड क्या है, जून से सितंबर, आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी सीजन से इसका आपको पता होना चाहिए किस पीरियड में होते हैं, और उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेदर एक्टिविटी भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देन कम्स द सिनॉप। सिनॉप जैसे मैंने आपको बताया, इसका फुल फॉर्म कुछ इस तरीके से है, सरफेस सिनॉप्टिक ऑब्जर्वेशन। तो सिनॉप जो है एक वेदर रिपोर्ट होती है, ये कोडेड फॉर्म में होती है। ओके, तो कोडेड फॉर्म में इस तरह का कोई कोड होगा। इस तरह से, मतलब इसमें कुछ टर्म्स होंगी और लास्ट में इक्वल टू होगा, तो वो सिनॉप होता है। टर्म्स 11-12 के अराउंड ऐसा कोड्स इसके अंदर लिखे होंगे। तो ये कोड आपको क्या बताते हैं, ये आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी जानकारी दे देते हैं, आपको एयर टेम्परेचर भी बता देते हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर भी बता देते हैं, मिनिमम टेम्परेचर कितना है वो भी बता देते हैं, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड कितनी है, क्लाउड अमाउंट कितना है वहाँ पे, क्लाउड टाइप कितना है, कैसा है। क्योंकि क्लाउड भी कई तरह के होते हैं ना, लो क्लाउड, हाई क्लाउड, मीडियम क्लाउड, उसमें भी सब कैटेगरीज होती हैं। तो ये सब हमें पता चलता है। विजिबिलिटी कितनी है, उस कोड को देख के आप सारी जो है इन्फॉर्मेशन पता कर पाते हो। रेनफॉल कैसी है वहाँ पे, सीजनल कितनी है और आज कितनी हुई है। कोड्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊँगी। एंड देन कम्स अनदर क्वेश्चन वेयर विंड डायरेक्शन की हम बात करते हैं। आपको पता है ये अर्थ है, ठीक है, और अर्थ भी मत मानो, इसको आप विंड व्हील मानो। और ये जो डायरेक्शन नॉर्थ होती है, ये साउथ होता है, ये होता है वेस्ट, और ये होता है ईस्ट। तो ये जो बीच से जो डायरेक्शन जा रही है, इसको हम क्या बोल देते हैं, नॉर्थ ईस्ट। और यहाँ से जो जाएगी उसको क्या बोल देंगे, साउथ ईस्ट। ये हो जाता है हमारा साउथ वेस्ट, और ये हो जाता है हमारा नॉर्थ वेस्ट। अब इसके अंदर भी अगर आप और बना देते हो, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आएंगी वो देखो, नॉर्थ ईस्ट के भी नॉर्थ में आप जा रहे हो तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह से डायरेक्शन बन जाती है। ये 0 डिग्री बोल रहे हैं अगर हम, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री, उसका भी हाफ हो जाएगा। ये हो जाता है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 22.5 ऐड करो, 67.5 डिग्री। तो इस तरीके से ना कुछ 16 पॉइंट्स यहाँ पे हैं। ये वाला डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन हो जाएगा साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन हो जाएगा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, ये डायरेक्शन हो जाएगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, और ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। सभी का एक पर्टिकुलर डिग्री है यहाँ पे, एंगल। एंड ये जो हैं 16 पॉइंट्स हो जाएंगे टोटल। 16 पॉइंट्स के भी कोड्स होते हैं जो हम सिनोप कोड में यूज़ करते हैं, जो मैं आने वाली क्लास में आपको बताऊंगी। टिल देन कीप लर्निंग, बाय।